नमस्कार दोस्तों, एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार मलिक, डायरेक्टर एनवीआर लॉ क्लासेस, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 21 का अध्ययन करेंगे, आईपीसी सेक्शन 21। इससे पहले कि मैं वीडियो लेक्चर शुरू करूं, आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें। जी, तो शुरू करते हैं आईपीसी सेक्शन 21। देखिए, आईपीसी 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। ये बताता है कि लोक सेवक कौन कौन है। अक्सर हम रोज़ाना चर्चा करते हैं पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट होता कौन है, ये आईपीसी की धारा 21 में बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। पब्लिक सर्वेंट, द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। देखिए, जो सेक्शन 21 है ये काफ़ी लंबा सेक्शन है और इसकी शुरुआती लाइन में ये बताया गया है कि लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नवत वर्णनों में से किसी में आता है। तो नीचे एक कैटेगरी बताई गई है, वहाँ इनमें से किसी में भी जो व्यक्ति आ जाएगा उसे लोक सेवक कहा जाएगा। तो देखते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ओमिटेड है, 1950 में उसको रिपील्ड कर दिया, हटा दिया गया। तो 21 का पार्ट फर्स्ट वो रिपील्ड है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया। तो सेकंड पार्ट में बताया गया है कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर मतलब जो कमीशन प्राप्त ऑफिसर हैं वो सब लोक सेवक हैं 21 के पार्ट 2 के अनुसार। अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका कह रहा है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। देखिए, हम लोग तीसरा पार्ट कहता है कि हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। देखिए दोस्तों, हम न्यायाधीश की परिभाषा सेक्शन 19 में पढ़ चुके हैं और वहाँ ये बताया गया था कि कोई अकेला व्यक्ति हो या किसी बॉडी का हिस्सा हो, कोई एक से अधिक व्यक्तियों की कोई बॉडी हो जो निर्णय लेने की स्थिति में हो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लोअर कोर्ट्स में सामान्यतः सिंगल जज बैठते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अकेला बैठता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डबल जज बेंच, ट्रिपल जज बेंच वहाँ होती हैं। तो उस बेंच के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य न्यायाधीश हैं। तो वही बात इन्होंने यहाँ बताई है कि वो एवरी जज, चाहे वो अकेला सुनवाई कर रहा हो चाहे वो किसी बॉडी के मेंबर के रूप में सुनवाई कर रहा हो। अब चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में बताया गया कि एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। देखिए, चौथा पार्ट जो है वो काफ़ी विस्तृत है।
इसमें बताया गया है कि न्यायालय का हर ऑफिसर, जज तो हमने तीसरे पार्ट में देख लिया, अब ये चौथे पार्ट में बताया गया है कि न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर और कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, ठीक है, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। तो इस 21 के पार्ट 4 में बताया गया है कि न्यायालय से संबंधित कौन कौन लोग लोक सेवक हैं। तो ये जो एक सीरीज़ मैंने आपको समझाई है 21 के पार्ट 4 में, ये सभी लोग लोक सेवक हैं। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। ये कह रहा है कि 5th पार्ट कह रहा है कि एवरी ज्यूरी मैन, एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। ये कह रहा है 5वां पार्ट, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी सदस्य। देखिए ज्यूरी मेंबर, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कोर्ट के साथ ज्यूरीज बैठती थी, कुछ जो है मेंबर्स होते थे सोसाइटी के, तो उनको ज्यूरी बोला जाता था। तो वो जो ज्यूरी मेंबर होते थे जो कोर्ट की हेल्प करते थे, वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते थे। एसेसर या पंचायत का सदस्य, तो यहाँ एसेसर और पंचायत के सदस्य को भी लोक सेवक बताया गया है। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट कह रहा है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कंफाइनमेंट। ये कह रहा है कि हर व्यक्ति, सॉरी 6th पार्ट देखते हैं, हम लोग 7th पे चले गए। 6th पार्ट कह रहा है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कोज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया हो, तो 6ठे पार्ट के अनुसार मध्यस्थ भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं 7th कह रहा है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कंफाइनमेंट। ठीक है, तो कह रहा हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। जैसे कि आप देखिए पुलिस अधिकारी हैं, तो वो अपने पद की हैसियत के अनुसार ही तो किसी व्यक्ति को परिरोध में पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, वो उनके पद के द्वारा ही तो उन्हें पावर प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। 8वां पार्ट देखते हैं। 8th कह रहा है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। 8वें पार्ट ने कहा है कि सरकार का हर ऑफिसर जिसको ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया, लोक स्वास्थ्य आ गया, लोक का स्वास्थ्य आ गया, क्षेम आ गया, सुविधा या सुविधा प्राप्त करने वाली बात आ गई, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करने की बात आ गई, अपराधों की इतला देने की बात आ गई और वो अपराधों का निवारण करने की बात हो गई। तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले हर व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में
आएंगे। ये 8वां पार्ट बता रहा है सेक्शन 21 का। अब इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट इसका बोल रहा है भाई, 9th पार्ट कह रहा है कि एवरी ऑफिसर whose duty it is such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law of the protection of pecuniary interest of the government। जी, तो इसका 9th पार्ट कह रहा है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसा ऑफिसर होने के नाते यह कर्तव्य हो, क्या कर्तव्य हो, कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। तो हर वह व्यक्ति जो सरकार के धन संबंधी मामलों का हित देखे, कोई संपत्ति ग्रहण करे, व्ययन करे, वो सभी व्यक्ति क्या हैं, लोक सेवक हैं 21 के पार्ट 9 के अनुसार। अब देखते हैं पार्ट 10 क्या कहता है 21 का। 10th कह रहा है कि एवरी ऑफिसर whose ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate of or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। 10वां पार्ट कह रहा है कि हर वह अधिकारी, कैसा, ऑफिसर, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे या रखे। तो इस प्रकार के कार्य करने वाला हर व्यक्ति 21 के पार्ट 10 के अनुसार लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका 11वां भाग क्या कहता है। 11वां भाग कह रहा है एवरी पर्सन who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election। 11वें भाग में बता दिया कि हर वह व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए, या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। अब देखते हैं आप कि जो आपके मतदाता सूची को बनाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, या इलेक्शन ड्यूटी में जो हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में कुछ भी हिस्सा लें, किसी भी स्तर का हिस्सा लें, तो वो सब लोक सेवक
कहलाते हैं धारा 21 के पार्ट 11 के अनुसार। ऐसा हर व्यक्ति जो इलेक्शन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा हो वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं इसका 12th पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरी पर्सन, इसके दो पार्ट हैं 12th के, ए एंड बी। ए कह रहा है इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। तो 12वें का पार्ट ए कह रहा है भाई कि भारत सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाएगा। और 11th का पार्ट बी कह रहा है भाई कि इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी, अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1957 first of 1956। ये कह रहा है कि कोई स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 617 यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा में या वेतन में हो, तो वैसा व्यक्ति भी धारा 21 के संदर्भ में लोक सेवक बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है क्या अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। तो ये कह रहा है कि नगर पालिका का जो आयुक्त होता है वो एक लोक सेवक होता है। अब इसके 3 स्पष्टीकरण भी दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्पष्टीकरण धारा 21 के 3 स्पष्टीकरण हैं, ये देखते हैं। पहला स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, ये कह रहा है पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। ये कह रहा है कि ऊपर जो वर्णित किए गए हैं व्यक्ति वो सब लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। स्पष्टीकरण एक ये क्लियर कर रहा है। एक्सप्रेशन 2 कह रहा है कि whoever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। ये कह रहा है कि जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हैं हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि क्यों ना हो। भले ही वो किसी विधिक त्रुटि के अधीन उस पद को धारण किए हुए हो, लेकिन फिलहाल अगर वो उस पद पे है कोई व्यक्ति तो वो लोक सेवक ही समझा जाएगा। उसके वैसे पद धारण के में अगर कोई विधिक त्रुटि है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, उसका कोई प्रभाव उसके लोक सेवक होने पर नहीं पड़ेगा इस धारा के संदर्भ में। इसका एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है भाई कि द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ व्हाटएवर कैरेक्टर, द मेथड ऑफ इलेक्शन to which is by or under any law prescribed as by election। तो स्पष्टीकरण 3 में निर्वाचन को बताया है कि निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे भी स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है और जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। तो स्पष्टीकरण 3 में निर्वाचन को समझाया है। तो दोस्तों, आज हमने धारा 21 आईपीसी का अध्ययन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, तथा जिन साथियों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, और तथा जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।
और अगली वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।